नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। और आज हम देखने वाले हैं 18 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का। इस करंट अफेयर में आपको मध्य प्रदेश का करंट अफेयर तो कराया ही जाएगा, साथ साथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वो महत्वपूर्ण खबरें जो आपके एमपीपीएससी और व्यापम के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको भी यहाँ पर कराया जाएगा। तो आप सभी बने रहिए करंट अफेयर के साथ। शुरुआत करते हैं हम कल के करंट अफेयर में हमने जो जो पढ़ा है उसके रिवीजन के साथ पिछले करंट अफेयर के। तो पहला क्वेश्चन उसमें यह था कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा हिंदी माध्यम के मेडिकल पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ये शुभारंभ कब किया गया है? तो ये 16 अक्टूबर को किया गया है। ये केवल स्टेट की न्यूज नहीं थी, ये लगभग पूरे अपने राष्ट्रीय स्तर की न्यूज थी, सभी जगह पे इसका प्रसारण हुआ है। इसमें मैंने आपको बताया था कि आप इस जो पाठ्यक्रम स्टार्ट हुआ है इससे जुड़ी हुई 3 से या 4 फैक्ट हैं ऐसे जिनको आप सभी को अपने जो करंट अफेयर की बुक हो या आपकी जो एमपी जीके की बुक है वहां पर आप इसको जरूर अपडेट कर लेंगे, क्योंकि ये आने वाले समय में आपके साथ आप जुड़ा रहेगा। मध्य प्रदेश के सभी जिलों के विद्यालयों में हिंदी में ज्ञान के प्रकाश करके एक गतिविधि का आयोजन किया गया था। ये कब किया गया था? ये इस आयोजन के एक दिन पहले 15 अक्टूबर को किया गया था। जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय मध्य प्रदेश में किस शहर में है? तो ग्वालियर में है। यहाँ पे उन्होंने एक म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया था, तो इस वजह से ये खबरों में था। ग्वालियर हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो उसका नाम है राजमाता विजयाराजे सिंधिया विमान क्षेत्र। यहाँ पर भी एक इनॉग्रेशन हुआ है। फिर इसके बाद राष्ट्रीय स्तर की खबर थी हमारी कि मेडोरा, जिसे भारत का पहला और सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया, ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो है गुजरात में। आगे की तरफ, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 दिया गया है? वो है हैदराबाद। दक्षिणी कोरिया में ये अवार्ड मिला है। विश्व चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय निशानेबाज कौन है? रुद्राज पाटिल हैं। भारत इंटरपोल की जो 9वीं महासभा है, इंटरपोल की 90वीं महासभा है, इसका आयोजन होने वाला है भारत के द्वारा। ये दिल्ली में होने वाला है। हाल ही में भारत ने महिला एशिया कप 2022 जीता है। इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी है? दीप्ति शर्मा बनी है। श्रीलंका के साथ इसका मैच हुआ था। हाल ही में 2022 में जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य जिसने 100% परफॉर्मेंस दी है वो है तमिलनाडु। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ, पहले क्वेश्चन के साथ। गृह प्रवेशम कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में होने वाला है। ये मध्य प्रदेश के किस जिले में होगा? कार्यक्रम का नाम है गृह प्रवेशम और इसका जो इनविटेशन कार्ड है वो छप गया है। ये किस जिले में आयोजित होगा? इंदौर में होगा, रीवा में होगा, सतना में होगा या ग्वालियर में होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सतना में। सतना में गृह प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और ये कार्यक्रम जो होना है, यहाँ पे डेट थोड़ी सी आप देख लेंगे, पिछली डली हुई है, लेकिन ये कार्यक्रम अगले का इसका कार्ड छपने वाला भी छपा नहीं है। प्रधानमंत्री के द्वारा 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आवास योजना का एक कार्यक्रम होना है, जैसे इंदौर में हुआ था अभी कुछ ही समय पहले। ये सतना जिले में आयोजित किया जाएगा। इसका नाम रखा गया है गृह प्रवेशम कार्यक्रम। यहाँ पे धनतेरस 22 तारीख को है। इसमें 4,50,000 परिवारों को गृह प्रवेश कराया जाएगा। आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2016 से प्रारंभ हुई थी और केंद्र सरकार के द्वारा इसमें जो मध्य प्रदेश को आवंटित हुए मकान वो 38,38,000 आवास गृह बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से लगभग 76% के आसपास के मकान जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके अलावा यदि आप बात करेंगे तो प्रधानमंत्री का ये लगातार पिछले 2 महीनों के अंदर तीसरा दौरा है। इस और सभी जुड़ी हुई खबरें जो हैं आपके करंट अफेयर्स में लगातार आ रही हैं। आपको इन तारीखों को याद रखना है, बहुत सिंपल ट्रिक है, आप याद रख सकते हो। 11 अक्टूबर को महाकाल का दिव्य महाकाल लोक का शिवार्पण का जो उज्जैन है उसका लोकार्पण हुआ था। इसके अलावा प्रधानमंत्री 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों की सौगात दी थी। वहां पे 8 चीते छोड़े गए थे, नामीबिया से लाए गए थे। तो 11 अक्टूबर को उज्जैन महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ था और 17 सितंबर को जो जन्मदिन था उस दिन यहाँ पे चीते छोड़े गए थे। ये सभी जो है राष्ट्रीय स्तर की खबरें थी, आपको इन्हें याद रखना है कि ये सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए थे। अखिल भारतीय कृति पुरस्कार वर्ष 2017 में विष्णु प्रभाकर सम्मान निम्न में से किसे दिया जाएगा? इसकी घोषणा अभी ही हुई है। श्री संदीप देव द्वारा संतोष तिवारी को दिया जाएगा, श्री संजय सिन्हा को दिया जाएगा, डॉक्टर विनोद बब्बर को दिया जाएगा। तो ये किसे दिया जाएगा? ये श्री संदीप देव हैं, उन्हें दिया जाएगा। मध्य प्रदेश का जो साहित्य अकादमी है उसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ये अखिल भारतीय कृति पुरस्कार के 2017 के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अब इसमें अलग अलग क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं।
विष्णु प्रभाकर जो सम्मान दिया जाता है, देखिए एक लाइन पे हमारे यहाँ पे दो प्रश्न सामान्यतः बन जाते हैं कि विष्णु प्रभाकर सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। आत्मकथा के लिए दिया जाता है। निर्मल वर्मा सम्मान संस्मरण के लिए दिया जाता है। महादेवी वर्मा जो सम्मान होता है ये रेखा चित्र के लिए दिया जाता है। प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री सम्मान यात्रा वृत्तांत के लिए दिया जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान जो होता है यह अनुवाद के लिए दिया जाता है। और नारद मुनि का जो सम्मान होता है ये जो ब्लॉग लिखते हैं उनके लिए दिया जाता है। ये फेसबुक, ब्लॉग, नेट यहाँ पर जो काम करते हैं उसको दिया जाता है। मध्य प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास मंत्री कौन है? तो सुश्री उषा ठाकुर हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न क्रमांक 3 है, मध्य प्रदेश की कितनी बोलियों के लिए प्रादेशिक कृति पुरस्कार दिए जाते हैं? मध्य प्रदेश की ये सभी बोलियां हैं, उनके लिए प्रादेशिक कृति पुरस्कार दिए जाते हैं। इनकी भी घोषणा अभी हुई है। अब हम जब अगला करंट अफेयर पढ़ेंगे तो वहां पे किन्हें क्या दिया गया है उसकी सूची वहां पर हम देखेंगे। तो कितनी बोलियों के लिए दिया जाता है? 7 को दिया जाता है, 4 को दिया जाता है, 5 को दिया जाता है या 6 को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 6। मध्य प्रदेश की 6 बोलियों को प्रादेशिक कृति पुरस्कार में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब इनमें से कौन कौन सी भाषाएं हैं? पहले तो इसमें आपकी मालवी भाषा आती है। मालवी भाषा के लिए दिया जाता है संत चीपा पुरस्कार। ठीक है, संत चीपा मालवी भाषा के लिए दिया जाता है। संत सिंगा जी आपको पता है कि ये निमाड़ क्षेत्र के तो वहां पे निमाड़ी दिया जाता है। श्री विश्वनाथ सिंह जूदेव जो हैं ये रीवा राजघराने से संबंधित थे तो बघेली के लिए दिया जाता है। छत्रसाल आपको पता है कि ये बुंदेली थे तो बुंदेली भाषा के लिए श्री छत्रसाल स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। टांट्या मामा के बारे में आप जानते हैं तो भीली भाषा के लिए दिया जाएगा। और रानी दुर्गावती गोंड शासिका थी तो गोंडी भाषा के लिए दिया जाएगा। ये सभी पुरस्कार इनके नाम से दिए जाते हैं और ये 6 भाषाओं में दिए जाते हैं। इनमें आपकी मालवी, निमाड़ी, बघेली, बुंदेली, भीली और गोंडी सम्मिलित हैं। सभी में 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है और ये सभी जो रचनाकार होते हैं ये प्रदेश के होने चाहिए, इसके पहले इन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 है, हाल ही में प्रदेश में एक सिद्ध पहाड़ जो जन आस्था का केंद्र है के खनन में रोक लगाई गई है। ठीक है, सिद्ध पहाड़, और इस पे काफी सिद्ध पहाड़ पे हुआ था काफी बवाल। इसमें जो प्रदेश के हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कमलनाथ सिंह और पूरा विपक्ष इस पे काफी अग्रेसिव हो गया था, तब जाकर के इसके खनन पे रोक लगी है। आपको ये बताना है कि ये किस जिले में है, इंदौर में है, रीवा में है, सतना में है या ग्वालियर में है। ये किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये सतना जिला के अंतर्गत आता है। डिटेल यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि जो ये सिद्ध पहाड़ है इसका सीधा सीधा संबंध जो है वो श्री रामचंद्र जी के वनवास से है। भगवान राम का जो वनवास हुआ था मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? चित्रकूट में उन्होंने अपना समय व्यतीत किया था। उन्होंने अपना जो वनवास पूरा किया था वो काफी 14 वर्ष में पूरा किया था, लेकिन उसका 11 वर्ष के आसपास का जो समय है उन्होंने चित्रकूट पे गुजारा था। तो अब यहाँ पे काफी सारी शोध हुई तो जिनमें से लगभग 200 स्थानों का पता लगाया जहाँ पे भगवान श्री राम रुके हैं या उनके पदचिन्ह है वहां पे या उनसे उनका संबंध है। तो उसी में से एक है सिद्ध पहाड़ जो कि बिरसिंहपुर क्षेत्र में आता है। यह एक शिव जी के मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध क्षेत्र है, वहां पर आता है। तो वहां पर ये जो सिद्ध पहाड़ है ऐसा एक कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे जो ऋषि हैं उनकी अस्थियों से ये पहाड़ का निर्माण हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात यह भी है कि श्री रामचंद्र जी ने जब निशाचरों का नाश करने की पहली प्रतिज्ञा ली थी तो वो भी इसी पहाड़ पर ली थी, इसलिए इस पहाड़ की जो एक धार्मिक मान्यता है वो इस क्षेत्र में काफी ज्यादा है। और हुआ यह था कि यहाँ पे बॉक्साइट काफी मात्रा में पाया जाता है जिसके खनन की नीलामी शुरू हो गई थी। उसको लेकर के जो क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने आंदोलन किया। सरकार, विपक्ष है उसने भी मुद्दे को उठाया तो सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। अब इस पहाड़ के यदि उल्लेख की बात करी जाए तो इस पहाड़ का जो उल्लेख मिलता है वो वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में मिलता है। ठीक है, जो अरण्यकांड है वहां पर इसका वाल्मीकि रामायण पे मिलता है। साथ ही में तुलसी जी की जो रामचरितमानस है वहां पर भी इसका महत्व के बारे में रेखांकित किया गया है। तो सिद्ध पहाड़ सतना में है और सतना में चित्रकूट में है और चित्रकूट के बिरसिंहपुर क्षेत्र में है। इसके अलावा इसकी बात करी जाए तो वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में इसका उल्लेख किया गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, देश में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भोपाल को कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसमें कौन सा स्थान मिला है? भोपाल को मिला है द्वितीय स्थान। डिटेल देख लेते हैं। साइबर क्राइम की जो भोपाल इन्वेस्टिगेशन टीम है उस पर क्या हुआ था, केस स्टडी करी गई थी। अलग अलग जो भी हमारे राज्यों की टीम है
उसमें भोपाल के जो 10 केस स्टडी थे उनको सर्वश्रेष्ठ चुना गया और उसके आधार पे भोपाल को दूसरा स्थान दिया गया है। ठीक है, और इसका जो रिसर्च हुई थी ये हुई थी नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस में भोपाल का ये केस स्टडी चयनित हुई थी। क्रिप्टो करेंसी का जो इनका एक केस स्टडी था वो काफ़ी प्रचलित हुआ था और काफ़ी उसको अच्छी वाहवाही भी मिली थी। इसके बारे में डिटेल है लेकिन पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कुल मिलाकर के जो साइबर सेल है भोपाल को दूसरा स्थान दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 है, पीआई सूचकांक अभी जारी किए गए हैं। इसमें यह बताना है इनमें से निम्न में से कौन सा प्रदेश है बड़े राज्यों की श्रेणी में जो नंबर 1 पर है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हरियाणा। डिटेल देख लेते हैं। यह पहली बात तो ये कि जो पब्लिक अफेयर्स और सेंटर है ये पूरी तरह से प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एनजीओ है। जो रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट होते हैं, अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी हैं, उनके द्वारा ये बनाया गया एक क्या कहते हैं एनजीओ है जो ये इस पर काम करता है। तो ये लोग क्या है कि सामाजिक क्षेत्र पे, आर्थिक क्षेत्र पे, राजनीतिक क्षेत्र पे, इन सभी क्षेत्रों पे अपना एक सर्वे करते हैं, उसके आधार पर रिपोर्ट जारी करते हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो जो अलग अलग क्षेत्र में किस राज्य की क्या परफॉर्मेंस रही है, न्याय कहाँ पे मिला, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इसमें यदि ओवरऑल की बात करी जाए तो हरियाणा जो है देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है सभी अंक जोड़ने के बाद। तो सार्वजनिक मामलों के जो सूचकांक 2022 पीआई में हरियाणा बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान में है। इसके बाद जो स्थान है वो तमिलनाडु का है, फिर केरल का है, फिर छत्तीसगढ़ का है, पंजाब का है और कर्नाटका का है। छोटे राज्यों की श्रेणी में बात करी जाए तो जो सिक्किम है वो प्रथम स्थान पर है। पॉलिटिकल जस्टिस में यदि बात करी जाए तो तमिलनाडु जो है सबसे आगे है। और भी श्रेणियां थी उसके हमने यहाँ पे सम्मिलित नहीं किए हैं, लेकिन जो केरल है द्वितीय स्थान पे और मध्य प्रदेश पॉलिटिकल जस्टिस में तीसरे स्थान पे है। बाकी की जो अन्य श्रेणियां हैं इसमें मध्य प्रदेश का कोई स्थान नहीं है, टॉप 10 से भी बाहर है। अब ये जो पीएसी है ये पूरी तरह से कहाँ पर, इसका जो मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु के कर्नाटका में है और 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 है, हाल ही में श्रीलंका ने भारत से किस जानवर को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है ताकि उन्हें उस द्वीप पर फिर से लाया जा सके जहां वे 17वीं शताब्दी के अंत तक गायब हो गए थे। श्रीलंका ने एक जानवर की, जैसे हमारे अभी चीता छोड़ा गया है, उन्होंने भी एक जानवर की डिमांड करी है जो कि उनके यहाँ 17वीं शताब्दी के अंत तक में गायब हो गए थे। तो इनमें से वो कौन सा जानवर है, बंदर है, गिर लायन है, बंगाल टाइगर है या भारतीय बाइसन है। तो इनमें से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय बाइसन है जो कि गायब हो गया था। वो इस प्रकार का दिखता है, एक भैंसे की तरह होता है। जो भारतीय बाइसन होता है ये, इसको गौर भी हम लोग कहते हैं, ये मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। भारत में पाए वाले जो जंगली मवेशी होते हैं उनमें ये सबसे बड़ी प्रजाति का होता है। ठीक है, अब इसकी बात करी जाए तो इसमें पूरे विश्व में जो उपलब्ध है उनमें से 85% जो है केवल भारत में मौजूद है। इसके अलावा ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में भी पाया जाता है और भारत के पश्चिमी घाट में इनकी जो संख्या है वो ज्यादा है, पश्चिमी घाट की तरफ ज्यादा पाया जाता है। अब इनमें से जो मेन क्षेत्र है जहां पर ये पाया जाता है, एक तो आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मसीनागुड़ी राष्ट्रीय उद्यान और बिलिंगिन रंगना हिल्स या BR हिल्स में पाया जाता है। इसके अलावा भारत के बाहर बर्मा और थाईलैंड में पाया जाता है और इसे IUCN की रेड लिस्ट में भी, संवेदनशील लिस्ट में इसको रखा गया है। अभी श्रीलंका ने इसकी मांग करी है कि ये हमारे यहाँ भी लाया जाए, जिस प्रकार से हमारे यहाँ चीता लाया गया है उसी प्रकार से वहां भी इसे पहुंचाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 है, देश के नागरिकों को आर्म्ड फोर्स बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड में योगदान के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की जाएगी? माँ भारती के सपूत, सक्षम वेलफेयर, योद्धा वेलफेयर या योद्धा सपूत, इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर होगा माँ भारती के सपूत। डिटेल देख लेते हैं। अभी हाल ही में क्या हो, जो हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री हैं भारत के, वो है राजनाथ सिंह, इन्होंने एक माँ भारती के सपूत करके एक वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं जहाँ पे नागरिक सशस्त्र बलों को युद्ध में जो उनको एक नुकसान होता है उसके कल्याण कोष के लिए, यानी आम नागरिकों को भी यदि वहाँ पे जुड़ना चाहते हैं, वो सहयोग करना चाहते हैं या कोष में योगदान देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। ऐसी एक वेबसाइट बनाई जाएगी और उसके जो ब्रांड एम्बेसडर होंगे वो अमिताभ बच्चन होंगे जो इसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे और जानकारी देंगे। उन्हें गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है।
यहाँ पे दो प्रश्न आपके बन सकते हैं, एक तो माँ भारती के सपूत है ही, दूसरी गुडविल एम्बेसडर कौन है या किसके हैं, तो अमिताभ बच्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। एक तो सुपर कंप्यूटर है परम कामरूप उसका नाम है, ये किस इंस्टीट्यूशन में लगाया जाएगा, तो ये लगाया जाएगा IIT गुवाहाटी में। डिटेल देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि जो सुपर कंप्यूटर है परम कामरूप, ये IIT गुवाहाटी में लगाया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा इसको इंस्टॉल करवाया जाएगा। साथ ही इस गुवाहाटी में समीर की जो उच्च शक्ति वाली सक्रिय और निष्क्रिय घटक है प्रयोगशाला, उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। जो परम कामरूप है ये पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला एक सुपर कंप्यूटर होगा। ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है भारत के, वहां पे सुविधा मिलेगी। इसके अलावा इसे राष्ट्रीय कंप्यूटिंग जो मशीन है उसके तहत स्थापित किया गया है NIC के द्वारा। अब इसके बाद बात करी जाए भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम सिद्धि AI है। और जो परम शिवा है ये स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया पहला सुपर कंप्यूटर था भारत का, जिसे IIT BHU में स्थापित किया गया था। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका का फ्रंटियर है, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, जिसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो फुगाकू आता है। और ये कहाँ का है, ये जापान का। दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर जो मजबूत सुपर कंप्यूटर है वो फ्रंटियर है, इसके बाद जापान का फुगाकू है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI 2022 में भारत की रैंक क्या है, 117, 112, 107 या 113। तो इसका राइट आंसर होगा 107। जो GHI इंडेक्स जारी किए गए हैं भारत की, इसमें जो रैंक आई है वो 2022 में 107 आई है। यह रिपोर्ट जो है काफ़ी विवादित है। ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स अभी आया GHI जारी किया गया, 14 अक्टूबर को जारी किया गया है, ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा विवादित है। विवादित इस कारण से है क्योंकि भारत के जो सबसे पीछे, मतलब भारत के जस्ट बाद जो भारत से खराब स्थिति में एक ही देश है वो है अफगानिस्तान, और उसको जो पॉइंट दिया इन्होंने 109 दिया है। अफगानिस्तान की जो करंट सिचुएशन है आप सभी को पता है, हमें भी पता है। यहाँ पे गेहूं तक भारत ने भेजा है जो कि काफ़ी समय तक रुका हुआ था। अब भारत से अच्छी पोजीशन में जो देश है उनमें एक पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है और नेपाल है। नेपाल एक बार हम मान सकते हैं क्योंकि यहाँ का जो एक मेल न्यूट्रिशन का प्रोग्राम चलता है उसमें सभी प्रकार के अनाजों को मिश्रित करके दिया जाता, तो आबादी भी कम है तो माना जा। लेकिन श्रीलंका की जो इस समय दुर्गति चल रही है वह पूरे विश्व में किसी से छिपी नहीं है। कर्जे में डूबा हुआ देश, अपने आप को आर्थिक रूप से पूरी तरह से सरेंडर करने वाला देश, जिसको भारत ने अभी पैसे दिए हैं, वो हमसे अच्छी रैंकिंग में है। साथ ही में म्यांमार जहां पर बुरी स्थिति है वहां भी हमसे अच्छी रैंकिंग में है। बांग्लादेश जो IMF से भी पैसा मांग रहा है वो भी हमसे अच्छी स्थिति में है। पाकिस्तान का आधा पाकिस्तान बाढ़ में डूबा हुआ है, वो भी हमसे अच्छी स्थिति में है। तो लोगों का प्रश्न वाजिब है कि ये इंडेक्स किस प्रकार से जारी किए गए हैं कि भारत 107 रैंक में है, और सरकार भी इस इंडेक्स को डिनाई कर रही है कि जो इसमें पारदर्शिता रखी जानी चाहिए थी वो रखी नहीं गई है। अभी भी इसका डेटा नहीं पता चलता है कि ये किस आधार पे ये लोग जारी करते हैं या ये डेटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं। इसमें जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसकी 99 है, नेपाल की 81, बांग्लादेश की 84। तुलना में भारत का जो प्रदर्शन है वो क्या है, बहुत ही खराब है। यह इंडेक्स क्या है, पूरी दुनिया के जो भूख के स्तर और कुपोषण की गणना करता है। अब ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंग हेल्थ के द्वारा जारी किया जाता है। ये एक NGO है, प्राइवेट NGO है जो ये रिपोर्ट जारी करता है US और जर्मन के साथ मिलकर के। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने आपको एक प्रश्न दिया था, देश की 13 नदियों के कायाकल्प की जो परियोजना है इसमें मध्य प्रदेश की किस नदी का चयन किया गया है, केन, नर्मदा, चंबल या बेतवा। तो राइट आंसर काफी सारे लोगों ने दिया है, और जिनके भी राइट आंसर थे एग्जाम गुरुजी की तरफ से उनको पिंक कर दिया गया था, और साथ ही साथ में उनको हार्ट भी दे दिया गया है, लाइक भी दे दिया गया है। जो आंसर पिन किया गया उनमें किशन साहू है, इन्होंने बढ़िया आंसर दिया था। और थोड़ा सा इस पूरी जो परियोजना है, ये 13 नदियों के कायाकल्प की जो परियोजना है उसके बारे में डिटेल दी थी, और इस नर्मदा से जुड़े हुए भी कुछ फैक्ट्स इन्होंने दिए थे। समीर ने भी बढ़िया आंसर दिया था, और अदिति आपका आंसर भी सही था, लेकिन आपने ये जो परियोजना है उसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल देनी चाहिए थी कि ये किस परियोजना के तहत परियोजना के
बारे में आपको थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल देनी चाहिए थी, वो आपने नहीं दी। आप नर्मदा पे ज़्यादा फोकस्ड हो गए। मेरा सभी लोगों को कहना है कि आप सभी लोग कमेंट जरूर करा करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और प्रश्न से जुड़ी हुई जो भी 2 से 4 लाइनें हैं वो कमेंट करें। धीरे धीरे 3 मार्कर की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ ही हम अपने उस प्रश्न से जुड़े हुए 4 जो फैक्ट्स होते हैं वो भी मजबूत कर रहे हैं। बाकी लोग जो एग्जाम गुरुजी की तरफ से आंसर पसंद किए जाते हैं, लाइक किए जाते हैं, साथ में जिनमें हार्ट दिया जाता है, उनके आंसर को जरूर पढ़ा करें। आपका नॉलेज ही बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं यदि वो प्रश्न हमसे टकराता है तो ये चीज़ें हमें नहीं भूलती हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो नर्मदा था। ये क्या है, ये एक तरह से जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी डीपीआर जारी की गई थी, ये डीपीआर रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की गई थी? ये वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड है, उसके द्वारा जारी की गई थी। इसमें जल शक्ति मंत्रालय जो भारत का है और वन की विभाग है, ये दोनों मिल करके इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। इसका जो पूरा का पूरा पैसा लगेगा, वित्त पोषित रहेगी ये योजना, ये वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड के द्वारा रहेगी। अब क्या नदियों को, जो भारत की जो प्रमुख 13 नदियां हैं, इनको क्यों जोड़ा जा रहा है? अब पर्यावरण मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय ये दोनों मिलकर के इस योजना पे काम करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, जल शक्ति मंत्रालय इस पर आगे तो बढ़ जाता है, लेकिन पर्यावरण के नुकसान के कारण ऐसी परियोजनाओं के ऐसे कार्यक्रमों में कुछ एनजीओज या बहुत सारे लोग मिलकर के इस पर रोक लगा देते हैं। तो ये दिक्कत, दोनों प्रकार की दिक्कतें ना हो, इस वजह से ये दोनों मंत्रालय इस बार साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। और ये जो 13 नदियां हैं, ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 57.45% एरिया कवर करती हैं। अब इनमें नदियां कौन कौन सी हैं प्रमुख? झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, लूनी है, नर्मदा है, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा और कावेरी है, जिनमें से मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी भी सम्मिलित की गई है। अब सरकार का जो ये पूरी की पूरी योजना, इसका प्रोजेक्ट ये है कि इन नदियों का फायदा ये होगा, एक तो हमारे देश का जल स्तर ऊंचा उठेगा, जहां से नदियों को जब जोड़ा जाएगा जल स्तर बढ़िया होगा। दूसरा, आसपास की जो इसके क्षेत्र हैं, इससे लगे हुए जो घाट हैं, किनारे हैं, वहां पे क्या कहते हैं, वहां पे वनीकरण करवाया जाएगा। तो वनीकरण से अपने यहाँ का कार्बन रेटिंग का भी बेनिफिट मिल रहा है, साथ में उद्योगों को स्थानांतरित किया जाएगा। ये सब इसके डिटेल में प्रोजेक्ट हैं। आज करंट अफेयर खत्म करने से पहले आज का प्रश्न देख लेते हैं। अभ्युदय नवाचार एक प्रोग्राम चालू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। आपको ये बताना है कि ये प्रोग्राम का संबंध किससे है, ग्राम से है या ग्राम पंचायतों से है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, नीचे आप सभी को इसको कमेंट बॉक्स में देना है। अब कमेंट बॉक्स में जिनके आंसर राइट होंगे, इससे जुड़ी हुई 3 से 4 लाइनें आप सभी को बतानी है। जिनका आंसर राइट होगा या सर्वश्रेष्ठ होगा, उनको एग्जाम गुरुजी की तरफ से लाइक और हार्ट दिया जाएगा, ताकि सभी लोग समझ पाए कि इनका राइट आंसर है और इनका आंसर सर्वश्रेष्ठ है। आपको करंट अफेयर कैसा लगा आप जरूर बताएं, और एक बार शेयर जरूर करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। हमारी मुलाकात कल के करंट अफेयर के साथ होती है, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।